Hi, I am Ritu Sharma. I am preparing for banking exams 2023. I hope you all are doing well and I welcome you all to my channel Be Confident. In this lecture, I am going to teach you about the 7 principles of insurance. So please try to be focused and I will try my best to explain you whatever I have learned from Dr. Gaurav Garg sir. So let's start the class. तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं अपन। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जैसे आप है ना, जब भी आप मतलब किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, तो ना आपका उसमें कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका खुद का कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी आपका कोई लॉस होना चाहिए, ठीक है। अब और उसका इंश्योरेंस इसलिए ही करवा रहे हैं आप ताकि ना उसमें आपका कोई हित हो कि भाई वो चीज़ आपकी जब डैमेज हो जाए तो उसके बाद में आपको आपका लॉस रिकवर हो जाए, है ना। इसलिए तो आपका खुद का कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, ये कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे ना एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कोई आपके घर के सामने एक मंदिर है, ठीक है। अब उस मंदिर में आप रोज जाते हैं। अब आप रोज जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका एक ना इमोशनली बॉन्ड बन जाता है भगवान के साथ, तो आपको ना वो मंदिर अच्छा लगने लगता है, तो आप चाहते हैं कि इस मंदिर की सुरक्षा हमेशा बनी रहे, है ना। तो अब वो मंदिर बनाया तो नहीं है आपने, है ना, आपने नहीं बनाया, लेकिन आप चाहते हैं कि इमोशनल लेवल पे कि इस मंदिर की सुरक्षा बनी रहे। अब आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोला जाके कि ना भाई मेरे को ना ये मंदिर इमोशनली मेरा जुड़ाव है इस मंदिर से और मेरे को ना इसका इंश्योरेंस करना है। तो कंपनी कहेगी कि क्या ये मंदिर आपने बनाया है? तो आप बोलोगे नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। तो बोले तो फिर कंपनी इसका इंश्योरेंस करने से मना कर देगी, ठीक है। तो ये इस केस में क्या है ना कि आपका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब खुद के ना तो पैसे लगे हैं ना कोई लॉस हुआ है ना, तो आप इसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। तो टोटली आप मतलब अगर कोई चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसमें आपका कोई टेंजिबल रीज़न होना चाहिए, है ना। और जो इमोशनल लेवल होता है वो तो इंटेंजिबल होता है ना। फाइनेंशियल लेवल पे आपको कोई भी प्रकार का लॉस अगर नहीं होता है किसी चीज़ में तो आप उस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। यानी आपकी खुद की लाइफ का हो सकता है, खुद के द्वारा बनाए हुए किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, अगर आपकी खुद की है तो ही आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, है ना। जैसे मैं बता दूं, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, आप लोग को अच्छा लगता है और आप सोचते हैं कि नहीं इसकी सुरक्षा बनी रहे, मैं जाके इंश्योरेंस करवा लूँ, तो नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि ना जब भी आप कोई इंश्योरेंस को खरीदते हो या बेचते हो, दोनों में ही, माना आप पॉलिसी होल्डर हो और दूसरा क्या है, दूसरी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी जिससे आप पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है। तो ना आप दोनों के बीच में एक ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, है ना, कोई धोखा नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ में गुड फेथ में आपको रहना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब इंश्योरेंस में ना एक ये टर्मिनोलॉजी है उबेरीमई फिडई, उबेरीमई फिडई, इसी का ही मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। लेट्स से आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, ठीक है। अब आपकी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, सिंपल है, इसीलिए कराते हैं अपन लाइफ इंश्योरेंस, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस करते वक्त ना कंपनी आपसे पूछेगी कि क्या आप स्मोकिंग करते हो। अगर आप कह दोगे कि हाँ भाई मैं तो स्मोकिंग करता हूँ, तो उससे होगा क्या, उससे कंपनी को डेफिनेटली लगेगा कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपकी डेथ जल्दी हो जाएगी, तो वो आपसे प्रीमियम ज़्यादा लेगी, ठीक है। अब मान लो आपने ना प्रीमियम कम भरने के चक्कर में आपने झूठ बोल दिया, आप करते तो हो स्मोकिंग लेकिन आपने कह दिया कि नहीं भाई मैं तो नहीं करता स्मोकिंग। अब अब कंपनी जो है उनके पास ये राइट होगा, अगर उनको पता चलता है बाद में कि आपने जब पॉलिसी कराई थी तब तो आपने झूठ बोल दिया कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन अगर बाद में पता चलता है कंपनी को, तो कंपनी आपके क्लेम को कैंसिल भी कर सकती है, इतना राइट होता है कंपनी को, ठीक है। तो यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक
मतलब ट्रांसपेरेंट सा एक रिलेशन बना के रखना है। जो भी आपसे कंपनी पूछती है आपको सब सच सच बताना है। ये सेम चीज़ अगर आप पॉलिसी होल्डर है आप पे लागू होती है तो सेम चीज़ कंपनी पे भी लागू होती है। यानी कि देखो, अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बताती है कि भाई अगर आपका बाद में जब क्लेम आपका सेटल होगा तब हम इस कंडीशन के बेस पे आपको आपकी भरपाई कर देंगे, और मान लो बाद में कंपनी उसमें कोई बदलाव कर देती है तो ऐसा वो नहीं कर सकती है। ये प्रिंसिपल यही कहता है ना। यानी कि आपको ना आपकी जो भी हैबिट्स हैं, आपकी जो भी हेल्थ है ना, उन सब के बारे में आपको सबको खुली तरीके से मतलब कंपनी को बताना पड़ेगा। आपकी पर्सनल हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, है ना, जो भी आपको पूछा जाए। माना कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, है ना, तो आपको मतलब ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आपकी फैमिली में किसी को पहले हार्ट अटैक आया है, क्या आप तंबाकू खाते हैं, क्या आपके पिताजी को मतलब डायबिटीज़ हुआ है ना। ये सारी बातें आपको झूठ तो बोलनी ही नहीं है, आपको बहुत ही सही तरीके से आंसर करना है। मतलब अब आपने सोचा कि मान लो कंपनी को क्या पता चलेगा कि भाई सोच के कुछ छुपाया, है ना, और कभी कंपनी को पता चल गया कि भाई आपने स्मोकिंग का, तो उस वक्त पे जब आपका मतलब झूठ पकड़ा जाएगा ना, तो फिर आपको वो ये है कि कंपनी जो है क्लेम को सेटल करने से मना कर सकती है, इतना उनके पास राइट होता है। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से अपने जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं आपको उनके साथ में शेयर करना है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करनी है। बहुत ही ट्रांसपेरेंस टाइप्स का रिलेशन बना के रखना है कंपनी के साथ। यानी कि इट इज़ योर ड्यूटी कि आप हर वो चीज़ इंश्योरेंस कंपनी के नोटिस में लेकर आओ जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है भरपाई। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहती है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी से आप अगर कोई इंश्योरेंस करवाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ, है ना, जब आपका जिस चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है उसका डैमेज हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक नुकसान, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगी। यानी कि आपको कंपनसेट करेगी लेकिन ओवर कंपनसेट नहीं करेगी, आप उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखो, अगर मान लो कोई एक गाड़ी ली है आपने और गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं आप, मान लो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। अब एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी डैमेज हो गई, तबाह हो गई, है ना, तो अब मेंटेनेंस के लिए देते हैं आप। अब मेंटेनेंस वाले ने बोला कि भाई इस गाड़ी पे 2 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन आपने इंश्योरेंस तो 5 लाख का कराया हुआ है ना। अब आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करोगे कि भाई मुझे मेरा भरपाई कर दो। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया है तो और आपका ना मेंटेनेंस से पता चलता है कि 2 लाख का नुकसान है तो आपको पूरे 5 लाख मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका 2 लाख का नुकसान है तो कंपनी आपको 2 लाख रुपए ही देगी, क्योंकि आपका नुकसान 2 लाख का ही हुआ है, भले ही आपने 5 लाख का इंश्योरेंस क्यों ना कराया हो। यानी कि आप 5 लाख का इंश्योरेंस करके 2 लाख के नुकसान पर 5 लाख नहीं ले सकते, 3 लाख का आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल ये कहता है। अब ये जो प्रिंसिपल होता है ना, ये किसी किसी चीज़ पे ही लागू होती है। जैसे कि ना अब लाइफ इंश्योरेंस है, इस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ना कोई भी कंपनी आपके लाइफ का भरपाई नहीं कर सकती, है ना, आपके लाइफ की भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि लोग इससे प्रॉफिट ना कमाए, है ना। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। गाड़ी है एक आपके पास में, आपने उसका इंश्योरेंस कराया और वो इंश्योरेंस माना कि आपने 2 कंपनी से करवा लिया, कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है। कंपनी ए से आपने माना 5 लाख का इंश्योरेंस कराया और कंपनी बी से माना आपने 15 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। और उसी हिसाब से आप मतलब दोनों को सालाना प्रीमियम भरते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपका मानो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और नुकसान माना कि 4 लाख का हुआ है, ठीक है। अब ये जो 4 लाख है आप किससे लोगे, कंपनी ए से लोगे कि कंपनी बी से लोगे। तो आप इसकी भरपाई
उस रेशियो में लेंगे इन दोनों ही कंपनी से जिस रेशियो में आपने इंश्योरेंस करवाया है। यानी कि आपने कंपनी ए से 5 लाख का और कंपनी बी से 15 लाख का जब इंश्योरेंस लिया तो इनका रेशियो कितना बना, 1:3 का रेशियो बना। यानी अब आपको जो लॉस की भरपाई है वो दोनों कंपनी 1:3 के रेशियो में भरेगी, और यानी कि 4 लाख का जो नुकसान हुआ है उसमें कंपनी ए आपको 1 लाख रुपए देगी और कंपनी बी आपको 3 लाख रुपए की भरपाई करेगी। ठीक है। अब दूसरा केस है, मान लो कि ना आपका ये जो 4 लाख का भरपाई है, आपने सोचा कि कंपनी ए से 5 लाख का तो कराया हुआ ही है इंश्योरेंस, तो ए से ही ले लेते हैं, बी को क्या पता चलेगा। तो आपने क्या किया, 4 लाख का पूरा मतलब क्लेम डाल दिया कंपनी ए को। ठीक है, पूरी इंडेमनिटी आपने कंपनी ए से ले ली। अब बाद में कंपनी ए को पता चलता है कि भाई आपने तो कंपनी बी से भी इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो अब कंपनी ए क्या कर सकती है कि बी को कह सकती है कि भाई आप भी वापस उस रेशियो में कंट्रीब्यूशन कीजिए जिसमें कि हम दोनों कंपनीज के साथ में उस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया हुआ है ना, यानी कि 1:3 के रेशियो में। अब मान लो कंपनी बी ने मना कर दिया कि नहीं, अब तो हम तो नहीं देंगे, तो कंपनी ए कंपनी बी पे लीगली एक्शन भी ले सकती है। ठीक है। सो इन शॉर्ट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है कि अगर आपने किसी एक चीज का इंश्योरेंस एक से ज्यादा कंपनी से कराया हुआ है तो जब बारी क्लेम सेटलमेंट की आएगी तो आपको क्लेम को सेटल उसी रेशियो में करना होगा जिस रेशियो में आपने दोनों कंपनीज, तीनों कंपनीज, चारों कंपनीज के साथ में इंश्योरेंस कराया हुआ है। यानी कि जो बाद में क्लेम होगा वो भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का क्या मतलब है, एक व्यक्ति के अधिकार कानूनी तौर पर दूसरे व्यक्ति को जब दे दिए जाते हैं तो उसको सबरोगेशन कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस अगर मैं बात करूं तो सबरोगेशन तब अप्लाई होता है जब मतलब किसी चीज़ का आपने मतलब इंश्योरेंस कराया और वो चीज़ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ठीक है, पूरी तरीके से डैमेज हो गई है ना, और उसकी भरपाई आपको पूरी मिल गई है। मान लो 5 लाख का इंश्योरेंस कराया और पूरा वो 5 लाख का नुकसान हो गया, अब कंपनी ने आपको पूरा 5 लाख दे दिया। अब उस चीज़ पे आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई अधिकार नहीं, यानी कि अब उसका पूरा ओनरशिप उस कंपनी के पास है। चाहे वो चीज़, उस चीज़ में थोड़ा बहुत कुछ बच भी जाता है जिसे बेच करके आप कमा सकते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते, अब वो कंपनी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख की गाड़ी ली, उसका इंश्योरेंस करा दिया 10 लाख का, और किसी दिन वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपको कंपनी ने पूरा क्लेम सेटल कर दिया 10 लाख का, पूरा 10 लाख आपको दे दिए। ठीक है, अब मान लो ना कुछ स्पेयर पार्ट्स बच गए उस गाड़ी के, थोड़े से कुछ पार्ट्स ऐसे बच गए जिसको बेच के आप कमा सकते हैं, है ना, थोड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। अब वो प्रॉफिट कौन कर सकता है, वो कंपनी कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने आपको पूरा उस गाड़ी का पूरा अमाउंट दे दिया है, 10 लाख का पूरा दे दिया आपको। अब उसमें चाहे जो भी कुछ बचता है या जिस भी तरीके से उस गाड़ी से प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो वो कंपनी कर सकती है, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी सबरोगेट हो गई है और आपका इस पे कोई हक नहीं है। ठीक है, जनरली ये प्रिंसिपल बोटिंग एक्सीडेंट्स है, मोटरसाइकिल, ऑटो, इनके केस में यूज होती हैं। ठीक है, सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if your vehicle has been destroyed or totaled, your insurance company will receive ownership over the insured object once they pay your compensation। यानी कि जो भी आपका इंश्योर्ड प्रोडक्ट है, एक बार जब आपको पूरा कंपनसेशन मिल गया तो वो प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इससे आप प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन हमारा एक इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहती है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, जितना नुकसान उतनी भरपाई होगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा और प्रॉक्सिमेट कॉज। अब देखो, जब कोई नुकसान होता है ना तो ये देखा जाता है कि भाई किस कारण की वजह से नुकसान हुआ है, और अगर आपने उस कारण का इंश्योरेंस आपने कराया हुआ है तो आपको क्लेम मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कंपनी तभी कंपनसेट करेगी जब आपने
उस कारण का इंश्योरेंस कराया हुआ है, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, माना आपके पास कोई जहाज है और आपने सोचा कि क्या पता जहाज कभी डूब गई तो डूबने का जो कारण है, इस कारण की वजह से आपने माना इंश्योरेंस करवा लिया कंपनी से। ठीक है, अब माना किसी दिन जहाज जा रहा था तो उसमें ना आग लग गई। अब आग लगने की वजह से आपका पूरा जहाज मतलब डैमेज्ड हो चुका है, हो गया। ठीक है, अब आपको कंपनी क्लेम सेटल नहीं करेगी एक्चुअली, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये पता किया जाएगा कि जो निकटतम कारण है। अब आपने इंश्योरेंस क्यों कराया था कि भाई जहाज डूब जाएगी, इस वजह से कराया था, लेकिन आपकी जहाज में तो आग लग गई है ना, डैमेज तो तब भी हुई है और तब भी होती, लेकिन आपने जो इंश्योरेंस लिया था वो आग लगने का नहीं लिया था, आपने वो इंश्योरेंस लिया था कि कहीं डूब ना जाए, है ना। पर डूबी तो नहीं, आग लगी, उससे डैमेज हुआ। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता लगाएंगे निकटतम कारण, या जो ये प्रिंसिपल का मेन पॉइंट है, प्रॉक्सिमेट कॉज बोलेंगे या कॉजा प्रॉक्सिमा बोलेंगे, तो ये चीज़ को देखा जाएगा। तो यहाँ पे ना निकटतम कारण क्या पता चलेगा कि आग लगना है, जिसकी वजह से पूरी जहाज जो है डैमेज हो गई है ना, पूरी तरह से तबाह हो गई। तो अब आपने फायर इंश्योरेंस तो नहीं कराया हुआ था, अगर आपने फायर इंश्योरेंस कराया हुआ होता तो आपको उसका क्लेम सेटल होता, अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि आपने डूबने का इंश्योरेंस कराया था तो आपको यहाँ पे क्लेम सेटल नहीं करेगी कंपनी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। माना कि ना पर्सन ए है कोई, उसने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस लिया हुआ है। ठीक है, अब गाड़ी अगर एक्सीडेंट में, अब मतलब गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया मान लो, और उस एक्सीडेंट का कारण ये है कि ना गाड़ी चलाते चलाते पर्सन को अंदर बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, अब हार्ट अटैक आने से क्या हुआ, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी खड्डे में गिर गई। गड्ढे में गिरने की वजह से क्या हो गया कि गाड़ी में आग लग गई और पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। अब गाड़ी डैमेज हुई, अब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता क्या चलता है कि आपकी जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, जो निकटतम कारण है वो क्या है, हार्ट अटैक, है ना। लेकिन आपने क्या लिया हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, यानी कि एक्सीडेंट से अगर आपकी डेथ होती है तो आपको क्लेम सेटल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है 3-4 कारण जो भी हुए हैं कि भाई गाड़ी में हार्ट अटैक आया, उसके बाद गाड़ी गड्ढे में गिरी, देन मतलब एक्सीडेंट हो गया, फिर एक्सीडेंट होने से फिर वहाँ पे गाड़ी में आग लग गई। तो इन सब में से जो निकटतम कारण है वो क्या है, हार्ट अटैक। लेकिन आपने हार्ट अटैक का तो नहीं लिया था यहाँ पे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कंपनी क्लेम सेटल नहीं करेगी। सो इन शॉर्ट, जब कोई डैमेज होता है किसी पर्सन को जान या माल का एक से ज्यादा कारणों की वजह से, तो इन्वेस्टिगेशन में जो निकटतम कारण है वो सुनिश्चित किया जाता है, और अगर निकटतम कारण का इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है तो ही कंपनी आपके क्लेम को सेटल करेगी, वरना नहीं करेगी। तो आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। मैंने जो ये 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं, इनका सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया उसी हिसाब से है, मैंने बस पढ़ाने के हिसाब से बताए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहला यही आएगा या दूसरा वही आएगा, बस आपको इनके कॉन्सेप्ट्स को पता रखने हैं बस, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।